राज्य मंत्री एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण बेदी ने कहा, 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र लोकसभा में नजर नहीं आएंगे। पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी भाजपा लोकसभा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कृष्ण बेदी ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर बोलते हुए कहा कि विभिन्न जातियों और धर्म को गुमराह करने वाला कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र। उन्होंने कहा कि जो देश में मेहनत करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी पूंजियों को भी बांटने का कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का एक निर्देश था कि पिछले दिनों जो कांग्रेस और ईडी गठबंधन ने अपना जो घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया है, कुछ मुद्दे उसमें ऐसे हैं जो देश की एकता और अखंडता के लिए और समाज के लिए बहुत बड़ा आने वाले समय में खतरा हो सकते हैं। वो शॉर्टकट के लिए किस प्रकार से पूरे देश को, पूरे समाज को किस प्रकार से टुकड़ों में बांटकर और कुछ ऐसे वर्गों को इस प्रकार का लालच और लोभ देकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान की उन लोगों ने एक छुपे हिडन एजेंडे के तहत एक योजना बनाई है। और वो कांग्रेस और ईडी गठबंधन का हिडन एजेंडा कोई आज का नहीं है, देश की आजादी के समय से उनका चल रहा है। और ये आने वाले समय में आपके माध्यम से मैं आपका एक बहुत बड़ा दायरा है, बहुत बड़ा मीडिया का सर्कल है, करोड़ों करोड़ों लोग आप लोगों से जुड़े हुए हैं। और आज के जमाने में सबसे ज्यादा यदि समाज को कोई अवेयर और चेतन कर सकता है तो वो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी निभाता है। तो मैं उनके इस हिडन एजेंडे पे कुछ बिंदु ऐसे हैं जिसपे आपका ध्यान मैं दिलाना चाहता हूं और आपके माध्यम से देश और प्रदेश के मतदाता और आम व्यक्ति तक ये बात मैं पहुंचाना चाहता हूं। इन्होंने अभी अपना घोषणा पत्र 2024 कांग्रेस ने जो घोषित किया है, उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति को चुनाव जीतने का हथियार बनाया। जो लोग वर्षों वर्षों से इस तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं और इस तुष्टीकरण के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व 2014 में नरेंद्र मोदी जी के सरकार बनने के बाद हमने प्रत्येक व्यक्ति के विकास का एजेंडा बनाया है। परंतु कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र के अंदर टुकड़ों में बांटकर लोगों को लोभ प्रलोभन देकर लोगों की भावनाओं को भड़काकर वोट की अपील की है। इसमें कुछ चुनिंदा मुद्दे ऐसे हैं। कांग्रेस कहती है आप लोग हमें मतदान कीजिए, हमें वोट दीजिए, हमारी माता बहनों के पास जो सोना है हम कानून बनाएंगे कि उसका हम सर्वे कराएंगे, कांग्रेस ने कहा। और यदि उस सर्वे के अंदर कुछ चीजें ऐसी आ जाएं, वो फिर हम सरकार के पास जमा करा के फिर हम जिन लोगों के पास वो चीजें नहीं है उन तक वो पहुंचाने का काम करेंगे। मैं छोटा सा बात कहना चाहता हूं। अपने सनातन धर्म के अंदर, सनातन संस्कृति के अंदर मंगलसूत्र एक बहुत बड़ा महिला का स्वाभिमान है। और बहुत से वर्ग ऐसे हैं जो मंगलसूत्र डालते ही नहीं। यदि देश की महिलाओं पर 80% महिलाओं के घरों में मंगलसूत्र मिलेगा और वो कहीं कांग्रेस के एजेंडे में जो चीज छुपी हुई है, उनको लगता है कि ये एक्स्ट्रा जेवर है, तो मंगलसूत्र को लेकर उन लोगों को देने का काम करेंगे जिनके पास मंगलसूत्र का कोई विचार ही नहीं है, सोच ही नहीं है। इसी प्रकार से इन लोगों ने कहा है कि कांग्रेस नौकरी पेशा लोगों ने अपने जो एफडी करवाई है या कोई अपना धनराशि बैंकों के माध्यम से जमा कराई है और वो कहते हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे कि उसकी एफडी तो जो जिस व्यक्ति ने कराई है उसको जरूरत है या नहीं है। यदि उसको लगता है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम सर्वे कराएंगे, और यदि उसकी जरूरत उसको नहीं लगती तो फिर उस एफडी को वो
उन लोगों में बांट देंगे जिनके पास एफडी नहीं है। आप जो कांग्रेस का हिडन एजेंडा है उसमें कांग्रेस का घोषणा पत्र 2024 स्पष्ट है। इसमें विशेष रूप से कहा कि कांग्रेस जातियों और उपजातियों और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों की गणना करेगी और एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना आयोजित करेगी और आंकड़ों के आधार पर सकारात्मक कार्रवाई के एजेंडे को मजबूत किया जाएगा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि देश में बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह किया गया कि सुनिश्चित किया जाएगा कि बैंक बिना किसी भेदभाव के अल्पसंख्यकों को भी संस्थागत ऋण प्रदान करे। इसके साथ साथ ये भी कहा जाएगा कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सार्वजनिक रोजगार, सार्वजनिक कार्य अनुबंध, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के उनको भी विशेष रिजर्वेशन के तहत आरक्षण की श्रेणी में लाया जा सके। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लिखता है कि एससी, एसटी, ओबीसी की रिजर्वेशन अभी तक एक लाइन तैयार कर दी गई है कि 50% से ज्यादा किसी को आरक्षण की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता। कुल मिलाकर जिस भी वर्ग को आरक्षण देना 50% के अंदर देना है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस 50% की सीमा को खत्म कर देंगे, क्योंकि सारी श्रेणियों को मिलाकर पूरी जो संख्या बनती है वो 90% बनती है और 10% जो बहुसंख्यक लोग हैं उनकी संख्या है। उनका कहने का भाव क्या है कि सारी जातियां 50% में सिमट गई, परंतु बहुसंख्यक को 50% केवल उनको भी रिजर्वेशन इस बात की है कि वो बहुसंख्यक है, तो वो बहुसंख्यक के आरक्षण को, कैटेगरी को आरक्षण की श्रेणी में लेके आएंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या कही, जो लोग धर्म परिवर्तन करके, चाहे वो एससी के हैं, बीसी के हैं, ओबीसी के हैं, एसटी के हैं, वो धर्म परिवर्तन करने के बाद वो मुस्लिम तो बन जाएंगे, ईसाई तो बन जाएंगे, क्रिश्चियन तो बन जाएंगे, परंतु उनको रिजर्वेशन का लाभ एज इट इज रहेगा। जबकि वो ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में तो जातियां हैं, उपजातियां हैं, और मुसलमान में कोई जातियां नहीं है, उपजातियां नहीं है। जब उनमें वो जो कन्वर्जन करता है, फिर वो एससी एसटी कैसे रह जाएगा, वो ओबीसी कैसे रह जाएगा, वो बीसी कैसे रह जाएगा, वो तो मुस्लिम हो गया। अब यदि कृष्ण बेदी को नहीं ये लगता है कि मैं हिंदू हूं, मुझे किसी बात का लाभ नहीं मिल रहा, और यदि मुझे मेरा नाम बदलकर, धर्म बदलकर कृष्ण की जगह क्रीम रख लूं अपना नाम, तो मुझे कोई लाभ मिल जाएगा, तो कितनी देर लगेगी इस देश के अंदर? मैं क्रीम तो बन गया, परंतु मेरा शेड्यूल कास्ट का दर्जा एज इट इज रहना चाहिए। जब मैंने धर्म परिवर्तन इसलिए किया है कि हिंदू धर्म में छुआछात है, जाति भेदभाव है, इसलिए मैं वहां से उत्पीड़ित होकर वहां जा रहा हूं। जब मैं वहां जा रहा हूं तो वहां तो फिर सभी जर्नल ही है ना, वहां पे तो एससी एसटी को होता ही नहीं, वहां तो छुआछात है ही नहीं है। परंतु वो कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं कि हमारी सरकार रहेगी, आएगी तो हम एससी एसटी का कन्वर्जन करने वाले लोगों को, तो आप इस बात से अंदाजा लगा दीजिए जब ये चीज रहेगी तो किस प्रकार का कन्वर्जन होगा, किस प्रकार से लोग अल्पसंख्यक धर्मों में जाने के लिए अपने आप को शामिल कराएंगे। ये आपसे कोई छुपी हुई बात नहीं है। इसी प्रकार 5 अप्रैल को जो घोषणा पत्र राहुल गांधी जी ने जारी किया, उसने कहा कि 15% आबादी दलितों की है, 8% आबादी आदिवासियों की है, 15% आबादी माइनॉरिटीज की है और 5% गरीब आबादी गरीब जनरल कास्ट की है। अगर इन सबको मिला दे तो 90% से ज्यादा आबादी इन लोगों की बनती है। अगर आप हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखें, इंस्टीट्यूशन को देखें, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखो, इनमें कोई भी उन कंपनियों में, इन इंस्टीट्यूशन में, उन संस्थाओं में नहीं दिखाई देता। इसलिए हम देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराएंगे और ये पता लगाएंगे कि किसके हाथ में कितना धन है, और वो धन जैसे हमें पता लगेगा फिर उसको एक समान रूप से बांटने का काम करेंगे, जो माओवादी कम्युनिस्ट पार्टियों में चलता था, जो काम कांग्रेस पहले भी करती रही है। तो उस प्रकार का एजेंडा लेकर कांग्रेस आई है। हम आपके माध्यम से इस देश के जागरूक मतदाताओं को जागरूक करना चाहते हैं। और कांग्रेस ने के नेता ने 5 अप्रैल को महाराष्ट्र में एक सार्वजनिक कार्यक्रम किया और उसमें कह दिया कि हमारी सरकार बनते ही हम तुरंत सर्वे कराएंगे कि इस व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति है, और उस संपत्ति को फिर सारी टोटल पॉपुलेशन में कैलकुलेट करके फिर एक समान वितरण करने का
काम करेंगे। आज मैं, मेरी पत्नी और दो मेरे बेटे 24 घंटे काम करते हैं। हाई एजुकेशन ले ली, एजुकेशन लेने के बाद दिन रात मेहनत की मैंने भी और मेरे बच्चों ने भी, और 10 रुपए यदि जोड़ लिए। एक व्यक्ति ऐसा है जो सुबह से लेकर शाम तक कोई काम नहीं करता, मौज मस्ती करता है, तो यदि मेरे धन का बंटवारा उस व्यक्ति के साथ किया जाए तो फिर इस देश में काम करने की जरूरत कौन समझेगा। तो इस प्रकार का एजेंडा जो कांग्रेस आज लेके आई है, इसको हमने लोगों के बीच में ले जाकर इसका कंडम करना है, लोगों को अवेयर करना है। उन्होंने, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो 2024 में लिखा, कांग्रेस विल कंडक्ट ए नेशनल वाइड सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस to enumerate the castes and sub-castes and their socio-economic condition. Based on the data, we will strengthen the agenda for affirmative action. हम इस सारे के सारा सोशियो इकोनॉमिक डाटा लेके और सभी को समान रूप से वितरण का काम करेंगे। तो मित्रों, ये चीजें हमें अवेयर करने की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। कांग्रेस हमारी संपत्ति, गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों, SC ST की संपत्ति, महिलाओं की बचत को छीनना चाहती है। इसे विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के बीच पुनर्वितरित करना चाहती है, जैसा कि कांग्रेस यूपीए चाहती थी। अब जब उन्हें बुलाया गया तो वे अपने वादों से भाग नहीं सकते। कांग्रेस ने ऐसे भी पहले भी ऐसा किया था। कांग्रेस सरकारों ने 60-70 दशक में कानून पास करके भारतीयों को इस बात के लिए विवश किया था कि अपनी कमाई का एक हिस्सा सरकार के पास जमा कराए ताकि समान वितरण किया जा सके। तो मैं मित्रों, आप लोगों के माध्यम से राहुल गांधी की धन पुनर्वितरण योजना वो लेकर आने का उन्होंने एक एजेंडा बनाया कि सभी लोगों की संपत्ति का कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसका वितरण समान रूप से करेंगे। तो मित्रों, राहुल गांधी जाति जनगणना के बाद जमीनों को और आवास योजनाओं के मकानों को और एक धर्म के लोगों से दूसरे धर्म के लोगों में या एक जाति से दूसरे जाति में स्थानांतरित करना शुरू कर दे। याद है जब धार्मिक आधार पर वजन कारण लोगों को सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागना पड़ा था। राहुल गांधी जाति के आधार पर ऐसा करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि एक सीमा से ऊपर नकदी प्रवाह वाले व्यक्तियों या उनके खातों की जांच करेंगे। आपका ट्रांजैक्शन क्या है बैंक में, विनीत जी का, आपका, सबका चेक करेंगे। और एक मेरे जैसा मस्त मलंगा जिसने ना बैंक में जाना, ना चोनी जमा करानी, ना कटवानी, तो कहते हैं उसको भी इनका ट्रांजैक्शन चेक करेंगे। और ट्रांजैक्शन चेक करने के बाद जिनके खातों में से लेन देन नहीं है, इनके खातों को उनसे खात कन्वर्ट करेंगे ताकि उन लोगों के हाथ में भी इस व्यक्ति की संपत्ति उन लोगों के हाथ में चला जाए जो निठल्ले और ना कमाने वाले लोग। उन्होंने कहा शेड्यूल कास्ट की मुसलमानों में भी घुसाया जाए। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में अलग से 15% आरक्षण दिया जाए। ओबीसी आरक्षण के को धर्म के आधार पर बांटकर मुसलमानों को 6% अलग से आरक्षण देना चाहते हैं। वो शेड्यूल कास्ट के अंदर भी मुसलमानों को 15% आरक्षण के बीच में जोड़ना चाहते हैं। तो मित्रों, हमारे अनुजाति वर्ग के लोगों के साथ, ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ कांग्रेस एक बहुत बड़ा अन्याय करना चाहती है। तो हम आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि कांग्रेस ऐसी गलती 2006 में दोहरा चुकी है। रंगनाथ मिश्र की एक कमेटी बनी थी, उसमें तय किया था जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है उनको भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। तब बीजेपी ने पूरे देश के अंदर एक आंदोलन चलाया था, क्योंकि उस समय मैं भी भारतीय जनता पार्टी SC मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष था। पूरे देश के अंदर आंदोलन हुआ, हरियाणा में भी हमने किया था, तब जाके कांग्रेस उससे पीछे हटी थी। तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से ये जो गलत बयानबाजी कांग्रेस ने की है, इसके ऊपर इन्होंने सच्चर कमेटी बनाकर एक बार मोहर लगाने का काम भी किया था, परंतु सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को हमने पार्लियामेंट के अंदर भी कंडम करवाया और राज्यसभा के अंदर भी कंडम कराया, तब जाके ये लोग टिके थे। परंतु अब वोटों के लालच के अंदर उन अल्पसंख्यक वर्गों को उकसा रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं कि SC ST के अंदर आपके आरक्षण का हिस्सा बनता है, ओबीसी में आपके आरक्षण का हिस्सा बनता है, जनरल लोगों की संपत्ति के ऊपर भी आपका हिस्सा बनता है। तो आप हमें एक बारी मतदान करने का काम कीजिए, इन सभी लोगों की संपत्तियों को छीनकर, और आप लोगों को SC ST का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण हम देने का काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से इस देश के लोगों को, जिन लोगों ने इस देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया, जिन लोगों ने इस देश के लिए खून पसीना बहाकर इस देश को ताकत देने का काम किया, उन लोगों के हितों के लिए आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं। कांग्रेस के इस देश विरोधी ताकतों का और उनकी सोच का हमें विरोध करने की आवश्यकता है। आप सभी को मैं ये बात कह के अपनी बातों खत्म करता हूं। आपका कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं।
आपने मेरी बात को सुना और अपना कीमती समय निकालकर यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी मेरे पत्रकार और बुद्धिजीवी साथी पहुंचे हैं। मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा धर्म जात पात के नाम पर देश को बांटने का काम कर भारतीय जनता पार्टी की जो फिलॉसफी है आप सभी को पता है, अंत्योदय, जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, जो शिक्षा से वंचित रह गया, जो रोजगार से वंचित रह गया, जो अधिकार से वंचित रह गया, जो न्याय से वंचित रह गया, जो दवाई से वंचित रह गया, जो भोजन से वंचित रह गया, उसका हमने उदय करना है। और वो जो संरक्षण है किसी जाति को नहीं है, किसी धर्म को नहीं है, किसी व्यक्ति को नहीं है, वो भारत में बसने वाले प्रत्येक नागरिक की लड़ाई हमने लड़ने का काम शुरू किया है और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उदय करने की हमने शुरुआत की है। और हमारी सरकार ने 1,80,000 से नीचे के जो लोग आमदन के लोग हैं उनको चाहे उज्ज्वला का लाभ देने की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड देने की बात हो, उनके सिर के ऊपर छत देने की बात हो, उनके घर में स्वच्छ जल पहुंचाने की बात है, 85 करोड़ परिवारों को अनाज देने की बात है, उनके लोगों के बच्चों के लिए पहले हमने पहली क्लास से लेके एमए क्लास तक सरकारी विश्वविद्यालय और कॉलेज में फीस माफ की थी, परंतु हमने अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में भी हमने फीस माफ करने की बात की है। 60 साल से आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति होगा उसको हम पेंशन देंगे। मैं तो आप लोगों को माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2014 में जब हमारी सरकार बनी, पत्रकार साथियों को पेंशन का प्रोविजन भी हमारी सरकार ने करने का काम। साहब क्या कहेंगे, लगातार आम आदमी पार्टी का कोई भी बड़ा लीडर या कोई कैसे कल गोपाल रहे, वो भी एक ही बात कह रहे थे कि जो है कौन गोपाल रहे, कल कैबिनेट मंत्री उनका सबका कोई भी बड़ा नेता है तो एक बात कहना है कि जो कोयला घोटाला है सिर्फ कोयला घोटाला की बात करते हैं, अपनी कोई बात नहीं रखते, कोई मुद्दा नहीं। तो एक ही मुद्दा जो पकड़ के रखे है कोयला घोटाला। आप उनसे आप पूछना ना, मैं तो क्या पूछना, मैं तुमसे कोई संबंध नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज आम आदमी पार्टी या इंडी गठबंधन पूरी तरह बुखड़ाया हुआ है, ठीक है। वो लोग छाल तो बोले सो बोले, छल नहीं बोल रही हैं, इसमें सैकड़ों छेद है। पूरी इनकी जो टॉप लीडरशिप है कहां पे, आज वो कहां पे है, कहां पे है, तिहाड़ में है ना, और आरोप लगाएंगे वो किसी और पे। मैं ये कहना चाहता हूं जब उन लोगों के पास मौका था, हम शीला जी को जेल भेज देंगे, इतनी लंबी लंबी लिस्टें पढ़ते थे कांग्रेस के नेताओं के, इतने बड़े बड़े घोटाले, शायद मुंह दुखने लग जाता था हमें, तो वो सारी बातें याद भी नहीं है। जब उनके पास ताकत आई तो कुछ किया नहीं और उल्टा कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए। शीला दीक्षित को कहते हैं हमारी नेता है, कांग्रेस को कहते हैं हमारी नेता है। जिन विचार लड़ाई लड़के आए थे जिन विचारधाराओं के साथ, वो सारे के सारे मामले उन्होंने की। गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी ले ली, कोठी नहीं लेंगे, ले ली। अरे भाई, जब आप पूरा नहीं कर सकते किसी विषय को, एक व्यक्ति कोई अनपढ़ तो था नहीं, वो आईएएस था, आईआरएस था, उसको ये पता था कि ये सारी चीजें प्रोटोकॉल में आती है, मुख्यमंत्री के नाते मुझे लेनी पड़ेगी, तो क्यों लोगों को बरगला रहा था। गाड़ी लेनी पड़ेगी, उसको पता मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल आता है, सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल आता है। किसने कहा था उसको ये बात कहने के लिए? किसी ने नहीं कहा था। अब मैं राज्य मंत्री था, जो मेरा प्रोटोकॉल बनता था सरकार को देना था। आज मैं नहीं हूं, वो प्रोटोकॉल नहीं है। वो मुख्यमंत्री बनने से पहले उनको पता था कि ये प्रोटोकॉल मुझे मिलेगा, फिर किस लिए नखरा दिखा रहा था, परंतु वो सारी चीजें लेने का काम किया। आज जिस भ्रष्टाचार की वो बात करते थे, उस भ्रष्टाचार में गले तक भीगे हुए नहीं है, डूबे नहीं है, वो तो दब चुके हैं उस दलदल में। तो इसलिए इन लोगों से बहुत ज्यादा कोई लोगों को उम्मीद रही नहीं है। बेटी जी, अगर बात करें सत्तारूढ़ ने भाजपा पर खुद करने के बाद से यह बोला है कि गांव में दूसरे नहीं देंगे, इस पे क्या? मुझे ये संज्ञान में विषय नहीं है, परंतु यदि कोई बात आपके पास बाय पर्टिकुलर कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हो, करनाल मीटिंग हुई है परसों, पूरे हरियाणा अपना भी कुरुक्षेत्र में बैठे हैं, करनाल में जाएंगे तो करनाल की बात करेंगे। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सुधार की तरफ कोई जाएगा तो कुछ ना छोटी मोटी टेक्निकल समस्या आएंगी। सरपंच साहब से मेरा निवेदन है कि वो टेक्निकलिटी जो प्रॉब्लम थी उनको काफी हद तक दूर किया है, और कोई एक दो साथी को कहीं लगता है कि कोई समस्या है, उसका समाधान करने के लिए सरकार हर समय तैयार है, और वो चुनावी समय में इस प्रकार का मुद्दा ना बने। 2 मई को कोई बड़ा जमीन के लिए नामांकन करा। मंत्री जी, आपने कहा कि मैंने कहा टॉप लीडरशिप मान लिया, खाली मैदान। विनोद जी, बहुत बड़े सवाल किया आपने। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सभी के सभी लोग सभी के सभी पार्टियों में ही पैदा होते हैं? ठीक है ना? क्या
किसी और पार्टी ने आज तक किसी कैंडिडेट को नहीं लिया? क्या किसी और लोग ने कभी किसी ने पार्टी नहीं बदली? ये एक कहने की बातें हैं, परंतु रणनीति के हिस्से होते हैं राजनीतिक तौर पे। उस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, नेताओं की कमी नहीं है और नेतृत्व की कमी नहीं है, परंतु कुछ सर्कमस्टांसिस के हिसाब से कुछ लोगों को पार्टी में लाना भी पड़ता है, उनको एडजस्ट भी करना पड़ता है, उनको ओबलाइज भी करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब लड़ाई जीत हार की होती है तो जीतने के लिए हर घोड़े पे दांव लगाया जाता है। कितने रोजगार मिल गए? हाँ, यह बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 1 लाख से जो कम आमदन वाले लोग थे, उनका परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उन लोगों को सर्वे कराया। हर ब्लॉक स्तर पर हमने कैंप लगाए, उन लोगों को स्वरोजगार के लिए लोन देने की बात की, उनके लिए पशुपालन की बात थी, चाहे दुकान की बात थी, चाहे उन लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने की बात थी, चाहे 5 अंक देकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से उनकी योग्यता के अनुसार उनको एडजस्ट करने की बात थी, या हरियाणा प्रदेश की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, हरियाणा प्रदेश की जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसके माध्यम से भी उन लोगों को रिलीफ देके हमने एम्प्लॉयमेंट देने के लिए काम किया। और हमारा पहला प्रयास ये है कि 1 लाख से कम आमदन वाला जो भी परिवार है उसको 1,80,000 तक आप उसके संसाधन जुटाकर उसको मजबूत करके वहां तक पहुंचाने का काम करें। और ये निरंतर चलने वाला काम है, इसको हम चला के रखेंगे। हाँ, अभी 2 तारीख की नॉमिनेशन की डेट है। वैसे तो लगभग सभी 2, 3 और 4 में हमारे सभी कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। अब सारे हरियाणा प्रदेश की रैलियों की जिम्मेवारी मैं ही देख रहा हूँ। अभी तो हमारे मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जी और अन्य नेताओं की रैलियां चल रही हैं। अब 2 तारीख के बाद नॉमिनेशन के बाद अब 19 तारीख का हमारा पहला चरण का चुनाव हुआ, उसमें हमारे प्रभारी विप्लव देव जी भी वापिस आ गए हैं। अब उनकी भी जनसभाएं शुरू हो गई हैं। सुरेंद्र नागर जी भी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, जो हमारे सह प्रभारी हैं, वो भी आ रहे हैं। और चुनाव के लिए सतीश पुनिया जी भी जो हमारे राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, अब वो भी उधर से फ्री हो गए हैं। सभी जगह सभी हरियाणा प्रदेश के लोग भी और देश के लोग भी जाएंगे। अभी 2 तारीख का फाइनल नहीं हुआ, जैसे फाइनल होगा सबसे पहले सूचना आप लोगों को देने का काम करेंगे। पूरा नाम क्या है जी? आपके पास कोई ऐसा उदाहरण है? 1, 2, 3, 4, 5 एक ऐसे बात नहीं बढ़ेगी। वाशिंग मशीन में कोई यूज करके ये आरोप लगातार विपक्षी पार्टियां लगा रही है और जवाब भी खुद ही दे रही है। पार्टी का इस विषय को लेकर क्या स्टैंड है, क्योंकि मामला अभी कोर्ट में विचारा है। पार्टी का स्टैंड आपको क्लियर नहीं हुआ क्या? अभी पार्टी ने उनको कैंडिडेट बना लिया, पूरी पार्टी उनके लिए काम कर रही है, दिन रात उनके साथ चल रही है। कोई कैंडिडेट कृष्ण बेदी जी ने नहीं बनाया, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बनाया, सेंट्रल नेतृत्व ने बनाया, पूरा नेतृत्व उनके साथ खड़ा है। पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि नवीन जिंदल जी हमारे लोकसभा के उम्मीदवार है, 200% यहाँ से जीत के जाएंगे, अच्छे मार्जिन से जीत के जाएंगे और लोकसभा के अंदर कुरुक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। विपक्ष का काम बोलना है, वो बोल रहे हैं, वो अपने एजेंडे में बोल रहे हैं। नवीन जिंदल जी ने ये कहा कि मैं उनकी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा, परंतु मेरा काम जवाब देगा। देखिए, एक सीमाएं होती हैं। मैंने 4 चुनाव तो विधानसभा के लड़े हैं, हमने पार्षद का चुनाव भी लड़ा, दुनिया भर के चुनाव लड़ाए हैं। हर एक चीज की गरिमा रहती है। ये चुनाव डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल में यदि कोई अपनी गरिमा खोता है तो लोकतंत्र के अंदर मतदाता सब कुछ देखता है और इसका मतदाता इसका जवाब 4 तारीख को दे देगा। परंतु मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, 4 तारीख के बाद सुशील गुप्ता से आप एक बात पूछ लेना कि आप कभी कुरुक्षेत्र में दर्शन दोगे या नहीं दोगे। अब मेरे पास एक बंदा आया, कहता है सुशील गुप्ता जी मेरे रिश्तेदार है। मैंने कहा किस चीज का रिश्तेदार है, क्या रिश्तेदार है बताना भाई जरा विस्तार से। कहता जी ये मैंने तो आज तक आपके किसी ब्याह में नहीं देखा, आपके पीछे दादाजी एक्सपायर होते तब भी नहीं मैंने देखा तो सुशील गुप्ता, ना उसका शोक प्रस्ताव तक नहीं आया, तो काहे का रिश्तेदार है भाई, ये चुनाव के लिए रिश्तेदार है क्या? सुशील गुप्ता 4 तारीख के बाद आरोप लगाने की तो बात छोड़ दीजिए, कहीं हरियाणा में आपको नजर भी नहीं आएगा। और आरोप लगाने को तो पता नहीं क्या कुछ लगाए जा सकते हैं, परंतु हर व्यक्ति की गरिमा होती है। और मैं कहता हूं कि इसको व्यक्तिगत पर सुशील गुप्ता जी को लेकर नहीं जाना चाहिए, आम आदमी के लोगों को लेकर नहीं जाना चाहिए। यदि इस प्रकार का डेमोक्रेसी के अंदर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो गरिमाएं ध्वस्त हो जाएंगी।